एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, यानी परावर्तक दूरदर्शी के बारे में। फ्रेंड्स, जो टेलीस्कोप होता है यानी दूरदर्शी, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी अपवर्तक दूरदर्शी, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और एक होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तक दूरदर्शी, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी अपवर्तक दूरदर्शी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, हमें क्यों फिर ज़रूरत पड़ी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी अच्छा काम करता है, दूर दराज की वस्तुओं को देखने में हमें अच्छे से मदद करता है। फिर भी हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है यानी अपवर्तक दूरदर्शी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तक दूरदर्शी खत्म कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिखा है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। तो फ्रेंड्स, पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैसा होता है। तो उसमें एक होता था ऑब्जेक्टिव लेंस, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, और एक होता था आईपीस लेंस, जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सॉरी, छोटा नहीं होता था, इसके कंपेयर में ये आईपीस लेंस छोटा होता था। ये भी बड़ा ही होता था, पर इसके कंपेयर में ये छोटा होता था, और इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसे ही हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस में ही ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस प्रॉब्लम्स को दूर कौन कर देता है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रॉब्लम थोड़ा जान लेते हैं। डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, तो देखिए बहुत बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें रेस कलेक्ट करनी रहती है, 1 करोड़ 2 करोड़ में रेस कलेक्ट करनी रहती है। तो डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 2 स्फेरिकल सरफेस रहता है, 2 स्फेरिकल सरफेस है, और कांच से बना हुआ होता है, पूरा भरा हुआ होता है कांच से, तो इसलिए इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। और दूसरा क्या है? कॉस्टली यानी खर्चा। बहुत ज़्यादा खर्चा भी इसमें लगेगा, क्योंकि 2 स्फेरिकल सरफेस है और एक कांच से भरा हुआ है, तो उसे खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इस वजह से। अब चलते हैं तीसरा प्रॉब्लम, स्फेरिकल अब्रिएशन। ये क्या होता है, इसको जानते हैं, स्फेरिकल अब्रिएशन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जितना भी पिछले लेक्चर में पढ़ा है लेंस के बारे में, तो हमें लेंस में क्या बताया जाता है? हमें लेंस में बताया जाता है कि लेंस के जो मेन एक्सिस के पैरेलल जो रेज लेंस के मेन एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है, वो एक पॉइंट की ओर फोकस होती है, एक पॉइंट की ओर मिलती है, जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। एक पॉइंट की ओर मिलती है। पर ये कब होता है? जब लेंस बहुत ज़्यादा छोटा और पतला होता है, तब एक पॉइंट की ओर फोकस होती है। बट अगर लेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि पतले और छोटे लेंस में क्यों होता है कि एक पॉइंट की ओर फोकस होती है? क्योंकि जो रेज आती है वो पैरा एक्सियल होती है। पैरा एक्सियल यानी कि जो रेज आती है वो मेन एक्सिस के बहुत पास होती है। यानी कह सकते हैं कि अगर लेंस बहुत ज़्यादा छोटा और पतला है, तो जो इनफाइनाइट से रेज आती है वो मेन एक्सिस के पास होती है, यानी पैरा एक्सियल रेज होती है। और अगर हम बड़े लेंस में देखते हैं, तो बड़े लेंस में ऐसा नहीं होता। छोटे लेंस में पैरा एक्सियल रेज होती है, बड़े लेंस में तो कुछ पैरा एक्सियल रेज होंगी। देखिए बड़ा लेंस है, तो इसमें कुछ तो पैरा एक्सियल रेज होंगी, जो मेन एक्सिस के पास होंगी, और कुछ मार्जियल होंगी। मार्जियल यानी कि मेन एक्सिस से दूर। तो हमने देखा कि पैरा एक्सियल रेज तो जाके एक पॉइंट की ओर फोकस हो जाती है। इसमें तो बस पैरा एक्सियल रेज ही होंगी, यानी कि जो रेज मेन एक्सिस के पास ही रेज होगी। पर इसमें देखिए तो कुछ मार्जियल रेज होंगी, यानी जो मेन एक्सिस से दूर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वो जो आएंगी मार्जियल रेज, वो कहीं और कलेक्ट हो जाएंगी, और जो ये पैरा एक्सियल रेज आएगी वो एक पॉइंट की ओर फोकस तो होती ही थी, पर मार्जियल रेज इसमें आएंगी, यानी कि दूर आएगी। मेन एक्सिस के दूर जो रेज आएगी, मेन एक्सिस से जो दूर रेज आएगी, वो जाके कहीं और कलेक्ट हो जाएगी। जो मार्जियल और पैरा एक्सियल रेज के बीच जो रेज होगी, वो कहीं और जाके कलेक्ट हो जाएगी, यानी कहीं और जाके फोकस होगी, किसी और पॉइंट की फोकस होगी। यानी कि 100-200 जो है पैरा एक्सियल रेज होगी, तो वो कहीं और फोकस होगी। 1000-2000
मार्जिनल रेज होगी जो कहीं और फोकस होगी, और उन दोनों के बीच जो रेज होगी वो कहीं और फोकस होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होगी, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। तो इमेज कई बनने लगेगा क्योंकि कई जगह जाके फोकस हो जाएगी। तो ये रहा स्फेरिकल अब्रिएशन। अब हम चलते हैं क्या क्रोमेटिक अब्रिएशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए इसके पहले हम ये जान लेते हैं एक कोची फार्मूला, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कोची फार्मूला क्या होता है? कोची फार्मूला होता है, चलिए हम कोची फार्मूला देख लेते हैं। कोची फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। यानी तरंगदैर्घ्य रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है कि जो इनफाइनाइट से रेज आती है वो सातों कलर में मिलके आती हैं, यानी विवग्योर में आती हैं। और हमें पता है कि अगर हम वायलेट से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इस कोची फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो रेड से अगर वायलेट की ओर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम देखें तो वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी, वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए वायलेट कलर की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो बेंड भी ज़्यादा होगा। यानी जो वायलेट अगर मेन एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है और सातों कलर से मिली है, तो जो उसमें वायलेट रेज होगी, मान लीजिए ये वायलेट रेज है तो क्या होगा? वायलेट रेज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है तो ये बेंड ज़्यादा होगा, यानी बेंड ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखें हम रेड कलर की, तो जो रेड कलर की रेज आएगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी रेड कलर की, तो ये सबसे कम बेंड होगी। यानी क्या होगी? जाके दूर फोकस होगी, कम बेंड होगी। और इसी तरह देखिए अगर हम इसके इंडिको की देखें तो ये इसके बाद बेंड होगी, और इसको देखिए तो इसके बाद बेंड होगी, यानी 7 कलर बेंड हो जाएगी अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो 7 कलर में बन जाएगा। यदि अगर हम मून को देखते हैं और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर मून को हम देखते हैं तो हमें वो 7 कलर में दिखाई देने लगती है। किस में दिखाई देने लगती है? विवग्योर 7 कलर में दिखाई देने लगती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पर अगर हम इस सब की जगह अगर हम मिरर ले लेते हैं फ्रेंड्स, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था जिसमें बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस प्रॉब्लम्स को कैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दूर कर देता है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है? मिरर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर होता है, और वो मिरर ये सब प्रॉब्लम्स को क्या करता है? दूर कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे दूर कर देता है। तो पहले ये देख लेते हैं, पहले ये प्रॉब्लम कैसे दूर करेगा? क्रोमेटिक अब्रिएशन। तो क्रोमेटिक अब्रिएशन क्या था कि जो अलग अलग उन लोग की जो रेज आती है इनफाइनाइट से, उसमें जो रेज आती है वो 7 कलर से मिल के आती हैं। जो रेज होती है उसमें सातों कलर होती हैं, और सातों कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, इसलिए 7 जगह क्या होती है? फोकस हो जाती है। इससे कई इमेज बन जाता है। पर अगर हम मिरर ले लेते हैं तो मिरर में तो रिफ्रैक्शन है ही नहीं, डिस्पर्जन नहीं होगा, और डिस्पर्जन नहीं होगा तो वो 7 जगह पॉइंट ना होकर एक ही जगह सारी रेस फोकस हो जाएगी, क्योंकि वो मिरर है। क्योंकि मिरर में क्या? रिफ्रैक्शन नहीं होता, और रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो डिस्पर्जन नहीं होगा। तो पहले ये प्रॉब्लम तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, स्फेरिकल अब्रिएशन। स्फेरिकल अब्रिएशन ये था, स्फेरिकल अब्रिएशन को हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रेज इनफाइनाइट से आती है वो अगर लेंस बहुत ज़्यादा छोटा और पतला है तो जो रेज इनफाइनाइट से आती है वो पैरा एक्सियल होती है। अब पैरा एक्सियल रेज एक पॉइंट की ओर फोकस जाती है। ये कब? जब लेंस बहुत ज़्यादा छोटा और पतला होता है। पर हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें पैरा एक्सियल ही रेज नहीं आएंगी, उसमें मार्जियल रेज भी आ जाएंगी। मार्जियल यानी कि जो मेन एक्सिस से दूर होती है, जो कहीं और जाके फोकस होती है। ठीक है,
और जो पैरा एक्सियल रेज होती है कहीं और जाके फोकस होती है। कब? जब लेंस बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो तब, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है स्फेरिकल, इसे स्फेरिकल अब्रिएशन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए दूर जाके फोकस हुई है, ठीक है, इसे हम स्फेरिकल अब्रिएशन कहते हैं। तो अगर इसके जगह हम मिरर लगा दें तो कैसे स्फेरिकल अब्रिएशन खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर इसके जगह हम मिरर लगा दें, वो भी कैसा मिरर? पैराबोलिक मिरर। अगर पैराबोलिक मिरर लगा देते हैं तो वो जो मार्जियल रेज होगी या पैरा एक्सियल रेज होगी या मार्जियल और पैरा एक्सियल के बीच में जो रेज होगी सब जाके एक ही जगह फोकस होगी अगर हम मिरर लगा देते हैं तो, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और कॉस्टली देखिए तो ये ऑब्वियसली कॉस्टली कम हो जाएगा, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और मिरर एक स्फेरिकल सरफेस से बनेगा। तो वैसे ये कॉस्टली खत्म होगा और डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर बनाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्फेरिकल सरफेस था वो दो कांच से मिलकर बना था, दो स्फेरिकल कांचों से मिलकर बना था, और ये जो मिरर है तो था उससे तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, डिफिकल्ट भी कम हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो ये भी कम हो गया अगर हम मिरर लगा देते हैं तो। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी जगह हम मिरर लगा देते हैं तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप, एक होती है कैज़ेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होती है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं दोनों के बारे में, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो है, कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। जरा पहले देख लेते हैं कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। हमने कहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिरर लेंगे बस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्क्यू मिरर ले लेंगे, कॉन्क्यू मिरर, ठीक है, कॉन्क्यू मिरर लेंगे, ये कॉन्क्यू मिरर, ठीक है। ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्या होता है कि मार्जियल रेज है या पैराएक्सियल रेज है सब एक ही जगह जाके फोकस होगी, ठीक है। तो देखिए ये मेन एक्सिस है और जो रे आएगी वो कहाँ से आएगी? इनफाइनाइट से आएगी, क्योंकि हम टेलीस्कोप से किसको देखते हैं? जो इनफाइनाइट पे हो, जो दूरी पे होते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो इनफाइनाइट पे हो, यानी कि हम मून, मान लीजिए कि मून को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो रेज आएगी वो यहाँ पे फोकस होना चाहेगी अपने फोकस पे, और यहाँ पे इमेज बनाना चाहेगी। कौन? कॉन्क्यू मिरर। पर हम यहाँ बनने नहीं देंगे, उसके पहले हम क्या लगा देंगे? कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम कॉन्वेक्स एक मिरर लगा देंगे, और देखिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी मिरर, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मिरर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर। और दोनों मिरर ही ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह दोनों मिरर है, यानी दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस की यूनिट है, ठीक है, मिरर, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्क्यू जो मिरर था इसका इमेज यहाँ बनने वाला था, पर जो कॉन्क्यू मिरर था इसके द्वारा यहाँ पे इमेज बनने वाला था, ठीक है। बट हमने बनने नहीं दिया, हमने क्या किया? यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। यहाँ बनने वाला था पर बना नहीं, तो इसलिए इस कॉन्क्यू मिरर के लिए, इस कॉन्क्यू मिरर जो कॉन्क्यू मिरर के लिए क्या होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, इस कॉन्क्यू मिरर के लिए। और जब दो सरफेस हो, दो लेंस हो, तो क्या होता है? पहले द्वारा जो इमेज बनता है दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस कॉन्क्यू मिरर द्वारा ये इमेज वर्चुअल इमेज है, तो इसके लिए इस लेंस के लिए इस मिरर के लिए, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए जो ये रेज आ रही थी, ठीक है, ये जाके बना तो नहीं पाएगी, तो ये रेज क्या होगी? ये रेज आ रही, ठीक है। तो जो ये लेंस है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये मिरर बनाएगी। कहाँ बनाएगी? देखिए जो ये रेज आ रही थी यही रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी? इमेज बनाएगी, किसका? इसका बनाएगी, क्योंकि इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है? ये है, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बनाना चाहेगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक आईपीस लेंस लगा देंगे, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा होल होता है, क्योंकि यहीं से हमें देखना है, जो इमेज है उसको देखना है, इसलिए यहाँ पे होल होता है, ठीक है। हम होल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे होल होगा। और देखिए यहाँ पे आईपीस लेंस लगा देंगे। आईपीस लेंस तो सेम वही रहेगा जो इसमें था आईपीस लेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारी आईज रहेगी,
जो देखेगी इमेज को, ठीक है। यानी जो मून था उसका इमेज यहाँ बन गया और ये आईपीस लेंस द्वारा फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इस इमेज को, ठीक है। तो यही होता है काज़ेग्रेन टेलीस्कोप, सेम टू सेम होता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम एक कॉन्केव मिरर लगाते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर के यहाँ पे इमेज, कॉन्केव मिरर के यहाँ पे इमेज बनने वाला था, यहाँ पे बनेगा, फोकस है, यहाँ बनने वाला था पर हमने बनने नहीं दिया। उसके पहले हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ठीक है। और जब कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो इसके लिए वर्चुअल इमेज बन जाएगा, क्योंकि बनने वाला था पर बना नहीं, तो इसके लिए वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इस कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसी का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। और जो यहाँ पे इमेज बनेगा उसको आईपीस यहाँ पे लेंस लगा देंगे और फिर हम देख लेंगे, ठीक है। यही होता है काज़ेग्रेन टेलीस्कोप। हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की और। दूसरा जो टेलीस्कोप होता है ये भी एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, क्या होता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसके बारे में हम जान लेते हैं। और देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे जो फार्मूला था सब इसी में सेम टू सेम वही फार्मूला रहेगा। फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था इसमें भी वही सेम टू सेम फार्मूला होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सेम टू सेम ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो दूसरा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें भी एक क्या लेंगे, कॉन्केव मिरर लेंगे, ठीक, कॉन्केव मिरर, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर लेंगे, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर लेंगे और इसमें होल नहीं होगा, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर लेंगे और देखिए ये पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक की जो उसके रेज आएगी, पैराएक्सियल रेज हो या मार्जिनल रेज हो, सब एक ही जगह जाके फोकस होगी, तो पैराबोलिक रेज होगा, ठीक है। इसको लिखने की क्या जरूरत है, सॉरी, पैराबोलिक ये जो मिरर होगा कॉन्केव, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसकी एक मेन एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और फिर इनफाइनाइट से रे आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट से रे जाएगी क्योंकि हमें किसको देखना है, हमें मान लेते हैं कि मून को देखना है। तो एक रेज यहाँ आएगी और एक रे यहाँ आएगी, ठीक है, ये इनफाइनाइट से, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन, देखिए यहाँ पे इमेज बनने वाला था पर हमने क्या किया, बनने नहीं दिया। उसके पहले हमने क्या लगा दिया, उसके पहले हमने प्लेन मिरर लगा दिया। इस बार प्लेन मिरर लगाएंगे। तो देखिए जो प्लेन मिरर होता है ऐसा ही होता है प्लेन मिरर, ठीक है, ऐसा ही प्लेन मिरर होता है। पर इसे हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसे हम 45 डिग्री पे लगाएंगे, जो 45 डिग्री पे झुका हुआ लगाएंगे, ठीक है, 45 डिग्री ऐसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे लगा देते हैं। देखिए 45 डिग्री पे नहीं लग रहा, 45 डिग्री पे आते हैं, ठीक है, 45 डिग्री पे इसको लगाएंगे, देखिए 45 डिग्री पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से वही टेढ़ा हो गया, अब ठीक है, ठीक है, 45 डिग्री पे लगा दिए, ठीक है, 45 डिग्री पे लगा दिया। हम देखिए इसके लिए वर्चुअल इमेज का काम करें, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनने वाला था पर हमने बनने नहीं दिया, क्योंकि इसके पहले हमने प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। तो इस कॉन्केव मिरर के लिए ये वर्चुअल इमेज का काम करेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज का काम करेगा। तो इसके लिए अगर वर्चुअल इमेज का काम करेगा तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर ही इमेज बनती है। तो अगर इतनी दूर ऑब्जेक्ट है तो इतनी दूर ही इमेज बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा, उतना ही दूरी बनता है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। और देखिए इस तरह खींचेंगे और यहाँ से भी जो रेज आ रही थी वो भी रेज आएगी, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा भी इतनी दूरी पे तो इतनी दूरी पे बनेगी। और फिर वही काम करेंगे, एक आईपीस लेंस लगा लेंगे, ठीक है, एक आईपीस लेंस लगा लेंगे और ये हमारी आईज हो जाएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ आईपीस लेंस होगा, यहाँ पे एक आईपीस लेंस लगा देंगे, ठीक है, ये आईपीस लेंस है। और फिर वैसे और ये हो जाएगी आईज, यहाँ से हम देख लेंगे।
सेम टू सेम कंडीशन है, देखिए वही न्यूटोनियन टेलीस्कोप सेम, इसमें क्या लेंगे सर, प्लेन मिरर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसका भी फार्मूला एकदम सेम टू सेम होगा जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में था। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था सेम टू सेम यही फार्मूला होगा, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो या कैज़ेग्रेन टेलीस्कोप होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम कॉन्केव मिरर लेंगे, ठीक है, और इनफाइनाइट से रेज आएगी और इस कॉन्केव मिरर द्वारा यहाँ इमेज बनना चाहेगी, पर हम बनने नहीं देंगे, इसके पहले हम प्लेन मिरर लगा लेंगे। तो हम इस इमेज को बनने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इस कॉन्केव मिरर के लिए ये वर्चुअल इमेज का काम करेगी, और जो प्लेन मिरर इसको 45 डिग्री पे झुका के हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री पे रखेंगे। तो फिर अगर इसके लिए वर्चुअल इमेज है तो इस प्लेन के लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्यों हुआ, क्योंकि दो प्लेन, दो मिरर कुछ भी होता है तो पहले के लिए जो इमेज बनता है दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन जाएगा, देखिए ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे जाएगी, सेम टू सेम आईपीस लेंस लगा देंगे, उसके बाद हमारी आईज रहेगी, उसको देख लेगी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे होगा। तो यही रहा न्यूटोनियन टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यही सब रहा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जगह क्यों हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जगह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हमें मिलता है, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब बातें आपको समझ में आई, अच्छी तरह से आपको कुछ समझ में आई, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।